सच ये है कि आज ज्यादातर लोग BSNL इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जैसे ही डेटा महंगा होता है और रिचार्ज के दाम बढ़ते हैं, फिर एक आवाज उठती है कि BSNL को चलना चाहिए। पिछले साल जब जियो, एयरटेल और VI ने टैरिफ बढ़ाए तो लगा कि BSNL का वक्त आ गया। सब्सक्राइबर्स बढ़े, नए टावर्स की बातें हुई और गेम पलटने की उम्मीद बनी, लेकिन अचानक सब थम गया। क्योंकि उसी दौर में जब लोगों को BSNL की वापसी लग रही थी, ट्राई के डेटा के मुताबिक मार्केट शेयर बढ़ने की बजाय हल्का सा कम हो गया। लेकिन ये समझ से बाहर है कि BSNL के पास इंफ्रास्ट्रक्चर, रीच और ट्रस्ट होने के बावजूद भी वो किसी ऑपरेटर को पीछे क्यों नहीं छोड़ पाती। कभी यही कंपनी सरकार को प्रॉफिट देती थी और देश की सबसे मजबूत PSU मानी जाती थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वही BSNL धीरे धीरे लॉस मेकिंग बन गई। आप सोचेंगे कि जियो ने BSNL को बर्बाद किया, लेकिन इसकी कमर जियो के आने से कई साल पहले ही टूट चुकी थी। आज तो सरकार का सपोर्ट और देश की सिंपैथी दोनों है, फिर भी ये बार बार हार क्यों जाती है? क्या BSNL की कहानी अब खत्म होने वाली है, या इसके पीछे कोई ऐसी सच्चाई है जिसे अब तक हम समझ ही नहीं पाए? आज जिस BSNL को लोग कमजोर समझते हैं, कभी उसी का डोमिनेंस था। इंडिया में टेलीकॉम की कहानी आजादी से बहुत पहले टेलीग्राफ से शुरू हुई, जिस पर पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का था, और आजादी के बाद भी यही व्यवस्था रही। आम लोगों तक लैंडलाइन कनेक्शंस डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के जरिए पहुंचे, क्योंकि उस दौर में टेलीकॉम को बिजनेस नहीं बल्कि पब्लिक सर्विस माना जाता था। 95 से 2010 का दौर आज की जनरेशन को स्लो लग सकता है, लेकिन तब यही स्पीड नॉर्मल थी। मोबाइल हर हाथ में नहीं था, इंटरनेट रोजमर्रा की जरूरत नहीं थी, और कम्युनिकेशन का सबसे भरोसेमंद जरिया लैंडलाइन फोन ही थे। महीनों की वेटिंग के बाद जब फोन इंस्टॉल होता था तो घर में त्योहार जैसा माहौल बन जाता था। लैंडलाइन सिर्फ डिवाइस नहीं, स्टेटस सिंबल था। PCO और STD बूथ्स सोशल हब्स होते थे, जहां हर मिनट की कीमत समझी जाती थी। टेलीकॉम स्लो था लेकिन भरोसेमंद। 90s के मिड तक इंडिया में मोबाइल सर्विसेज शुरू हो चुकी थी, लेकिन बहुत छोटे स्तर पर। भारती, हच और आइडिया जैसे प्राइवेट ऑपरेटर्स सिर्फ बड़े सिटीज में GSM सर्विसेज दे रहे थे, जबकि टाटा टेली CDMA टेक्नोलॉजी पर काम कर रही थी। ये नेटवर्क्स मेट्रो सिटीज से आगे नहीं जा पाए थे और नेशन वाइड कवरेज किसी के पास नहीं थी। 1986 में बनी MTNL को भी दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रोज की जिम्मेदारी मिली थी, जबकि बाकी पूरा इंडिया गवर्नमेंट रन DOT पर ही डिपेंड करता था। फिर साल 2000 में गवर्नमेंट ने टेलीकॉम को ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम से निकालकर कॉमर्शियल डायरेक्शन दी और भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL की शुरुआत हुई। टारगेट क्लियर था, पूरे इंडिया को मॉडर्न टेलीकॉम सर्विसेज से जोड़ना, चाहे टेरेन कितना भी डिफिकल्ट हो। इसके बाद BSNL लगभग मोनोपोली जैसी पोजीशन में आ गई। इंडिया में टेलीकॉम का मतलब ही BSNL बन गया। सिटी हो या विलेज, प्लेन्स हो या हिल्स, बॉर्डर एरियाज हो या रिमोट रीजन्स, नेशन वाइड नेटवर्क देने की कैपेबिलिटी सिर्फ BSNL के पास थी। प्राइवेट प्लेयर्स मौजूद थे, लेकिन रीच, ट्रस्ट और स्केल में BSNL के सामने कोई रियल कंपटीशन ही नहीं था। यही वो दौर था जब BSNL एक प्रॉफिटेबल PSU थी और सरकार के लिए एक बड़ी रेवेन्यू जनरेटर मानी जाती थी। 2008-9 तक BSNL करीब 90 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी थी और लगातार प्रॉफिट में थी, वो भी बिना फ्री डेटा या अग्रेसिव प्राइसिंग के। डिमांड स्टेबल थी, कॉस्ट कंट्रोल में थे और ऑपरेशंस डिसिप्लिन्ड थे। BSNL का इंटरनल कल्चर उसे बाकी कंपनीज से अलग बनाता था। ये मार्केटिंग नहीं बल्कि इंजीनियरिंग ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन थी, जहां फोकस फ्लैशी एड्स या ब्रांडिंग पर नहीं बल्कि मजबूत इंफ्रा और रिलायबिलिटी पर था। इंजीनियर्स फैसलों के सेंटर में होते थे और कॉल क्वालिटी और नेटवर्क अवेलेबिलिटी इसकी असली पहचान थी। रूरल और रिमोट एरियाज में कनेक्टिविटी देना घाटा नहीं बल्कि नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती थी। प्रॉफिट और पब्लिक सर्विस के इसी बैलेंस ने BSNL की पहचान और वो भरोसा बनाया जो आज भी लोगों की यादों में जिंदा है। 2000s के आखिर तक बाहर से BSNL की तस्वीर मजबूत ही दिखती थी, नंबर्स ठीक थे, रीच अनमैच्ड थी और लोगों का भरोसा भी कायम था। लेकिन टेलीकॉम इंडस्ट्री का इतिहास बताता है कि सबसे खतरनाक पल वही होता है जब लगता है कि कुछ भी गलत नहीं हो सकता। यहीं से BSNL की कहानी अनस्टॉपेबल राइज से निकलकर एक लंबी कॉम्प्लेक्स स्ट्रगल की तरफ मुड़ती है। एक ऐसा मोड़ जिसे तब बहुत कम लोग समझ पाए, लेकिन जिसने आगे चलकर पूरे टेलीकॉम लैंडस्केप को ही बदल दिया। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां BSNL की गिरावट साफ समझ में आने लगती है। 2000s के बाद इंडियन टेलीकॉम सेक्टर तेजी से लिबरलाइज हुआ, प्राइवेट कंपनीज आई, इन्वेस्टमेंट बढ़ा और कंपटीशन का तरीका बदल गया। टेलीकॉम अब पब्लिक सर्विस नहीं बल्कि फास्ट डिसीजंस, क्विक एक्सपेंशन और स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन वाला बिजनेस बन चुका था। यहीं से BSNL की असली प्रॉब्लम शुरू हुई, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर नए मार्केट की स्पीड के साथ खुद को ढाल नहीं पा रहा था। मोनोपोली के लंबे दौर ने BSNL के सिस्टम में कंफर्ट पैदा कर दी थी। कंपटीशन का प्रेशर कम था, अप्रूवल्स के कई लेयर्स थे और रिस्क लेने की एपेटाइट धीरे धीरे घटती चली गई। टेलीकॉम जहां फास्ट डिसीजंस और रैपिड एग्जीक्यूशन का गेम बन चुका था, वहीं BSNL स्टेबिलिटी को ताकत मानकर पुराने रिदम में ही चलती रही। दूसरी तरफ प्राइवेट कंपनीज तेजी से रिस्क ले रही थी, नेटवर्क अपग्रेड कर रही थी और मार्केट की स्पीड के साथ खुद को ढाल रही थी।
यही गैप आगे चलकर BSNL का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बन गया। यहीं से सवाल उठता है कि जब बाकी कंपनीज को स्पेक्ट्रम मिल रही थी तो BSNL को क्यों नहीं मिला। दरअसल स्पेक्ट्रम के मामले में BSNL को कभी प्योर कॉमर्शियल टेलीकॉम कंपनी की तरह ट्रीट नहीं किया गया। प्राइवेट ऑपरेटर्स ऑक्शन में पैसे देकर स्पेक्ट्रम खरीदते थे और तुरंत बिजनेस रिस्क लेते थे, जबकि BSNL के लिए स्पेक्ट्रम बजट अप्रूवल्स और कैबिनेट डिसीजन से जुड़ा रहा। 2010 के 3G दौर में यही सोच सबसे बड़ा डिले बन गई। प्राइवेट प्लेयर्स नेटवर्क लॉन्च कर चुके थे, लेकिन BSNL फाइल्स और अप्रूवल्स में फंसी रही। मार्केट डेटा सेंट्रिक हो चुका था और BSNL टाइमिंग खो चुकी थी। 4G के मामले में तो हालात और भी बिगड़ गए। गवर्नमेंट BSNL को स्पेक्ट्रम देना चाहती थी, लेकिन फंडिंग, इंडिजिनस इक्विपमेंट, मेक इन इंडिया पुश और PSU रिवाइवल जैसे कई गोल्स एक साथ जोड़ दिए गए। इंटेंशन सही थी पर एग्जीक्यूशन इतना स्लो रहा कि तब तक इंडस्ट्री आगे निकल चुकी थी। इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी BSNL की मॉडर्न सर्विस देने की कैपेबिलिटी बार बार डिले होती चली गई। इसी फेज में BSNL पर फाइनेंशियल स्ट्रेस साफ दिखने लगा। सैलरीज, मेंटेनेंस और डेली ऑपरेशंस का खर्च बढ़ता गया, जबकि ARPU गिरने लगा और 2009 के बाद एक्सपेंसेस रेवेन्यू से ज्यादा हो गए। साथ ही BSNL एक हैवी लेगेसी वर्कफोर्स भी संभाल रही थी। लैंडलाइन एरा के एम्प्लॉइज, ऊंचा सैलरी बर्डन और रिजिड स्ट्रक्चर। प्राइवेट ऑपरेटर्स की लीन टीम के मुकाबले यही कॉस्ट स्ट्रक्चर BSNL को और अनकॉम्पिटिटिव बनाता चला गया। पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री में चल रही उथल पुथल ने हालात और मुश्किल बना दिए। प्राइस वॉर शुरू हो चुके थे, टैरिफ तेजी से घट रहे थे और रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी की वजह से लॉन्ग टर्म प्लानिंग कमजोर होती जा रही थी। टेलीकॉम अब पेशेंस का नहीं बल्कि टिके रहने का खेल बन चुका था। प्राइवेट कंपनीज लॉसेज झेल पा रही थी क्योंकि उनके पास मजबूत कैपिटल बैकिंग और इन्वेस्टर सपोर्ट था, लेकिन BSNL के लिए पब्लिक सिस्टम की सीमाओं में रहते हुए लगातार लॉसेज बर्दाश्त करना आसान नहीं था। फिर 2016 में टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक बड़ा डिसरप्टिव मूवमेंट आया जब रिलायंस जियो ने फ्री डेटा के साथ एंट्री की। ये चैरिटी नहीं बल्कि मार्केट को तेजी से कैप्चर करने की स्ट्रेटजी थी। इंटरनेट अचानक लोगों की डेली हैबिट बन गया और कंपटीशन का लेवल पूरी तरह बदल गया। इसका असर सिर्फ BSNL पर ही नहीं बल्कि एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसे एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स पर भी पड़ा। टेलीकॉम का पूरा गेम ही रीसेट हो चुका था। लेकिन दोस्तों, यहाँ ये समझना जरूरी है कि BSNL की गिरावट जियो के आने से शुरू नहीं हुई थी। डिक्लाइन उससे पहले से ही चल रहा था। जियो ने सिस्टम को तोड़ा नहीं बल्कि एक पहले से कमजोर सिस्टम को तेजी से एक्सपोज कर दिया। जहां प्राइवेट प्लेयर्स ने हालात के हिसाब से खुद को एडॉप्ट किया, प्राइसिंग और स्ट्रेटजी बदली, वहीं BSNL वो रिस्पॉन्स स्पीड कभी पकड़ ही नहीं पाई। धीरे धीरे BSNL का सब्सक्राइबर बेस घटने लगा, ब्रांड बैकग्राउंड में चला गया और लॉसेज जमा होते चले गए। ट्रस्ट अब भी बना हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद था, लेकिन मार्केट की स्पीड और रिदम BSNL के हाथ से निकल चुके थे। यहीं से कहानी इमोशनल नोस्टैल्जिया से निकलकर हार्ड बिजनेस रियलिटी में उतर आती है। ये गिरावट किसी एक गलत फैसले या एक कॉम्पिटिटर की वजह से नहीं बल्कि फैसले लेने में देरी, सिस्टम की सुस्ती और सही समय पर कदम न उठा पाने का मिला जुला नतीजा था। अब सवाल ये नहीं रहा कि BSNL क्यों गिरा, असली सवाल ये बन चुका था कि इतने बड़े टर्बुलेंस के बाद क्या BSNL दोबारा खुद को खड़ा कर पाएगा या नहीं। आज का इंडियन टेलीकॉम टेक्नोलॉजी टाइमिंग का खेल बन चुका है। रिलायंस जियो ने शुरुआत ही एक ऐसे 4G नेटवर्क से की थी जो डिजाइन के लेवल पर 5G रेडी था, इसलिए एग्जिस्टिंग नेटवर्क को ही अपग्रेड करके उसने बहुत जल्दी लगभग हर सर्किल में 5G सर्विसेज शुरू कर दी। भारतीय एयरटेल ने भी अपने नेटवर्क को मॉडर्नाइज किया और स्टेप बाय स्टेप 5G सर्विसेज रोल आउट कर दी। और हैरानी की बात यह है कि भारी फाइनेंशियल स्ट्रेस के बावजूद भी वोडाफोन आइडिया भी कुछ सर्किल्स में 5G सर्विसेज शुरू कर चुका है। लेकिन इसी दौर में BSNL आज भी एक पूरी जनरेशन पीछे खड़ी है। जब पूरी इंडस्ट्री नेक्स्ट जनरेशन सर्विसेज पर आगे बढ़ चुकी है, BSNL अब भी पिछली टेक्नोलॉजी साइकिल को पकड़ने की कोशिश कर रही है। और टेलीकॉम जैसे फास्ट मूविंग सेक्टर में एक जनरेशन पीछे रह जाना सिर्फ डिले नहीं होता बल्कि रेलेवेंस खोने की शुरुआत होता है। यहीं से ग्राउंड रियलिटी साफ हो जाती है। लोग BSNL को ट्रस्ट, इमोशन और नोस्टैल्जिया की वजह से अपनाना चाहते हैं, लेकिन टेलीकॉम इमोशन से नहीं एक्सपीरियंस से चलता है। और जब BSNL के पास कॉम्पिटिटर्स के जितने टावर्स, एडवांस रेडियो इक्विपमेंट्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तक एक्सेस ही नहीं है, तो वो वही एक्सपीरियंस कैसे दे पाएगा। इस गैप का असर नंबर्स में साफ दिखता है। ये गिरावट किसी एक फैसले या एक साल की वजह से नहीं है बल्कि हर मिस्ड अपग्रेड, हर डिलेड रोल आउट और हर लॉस्ट टेक्नोलॉजी साइकिल का मिला जुला नतीजा है। आज BSNL टेक्निकली मौजूद है और इमोशनली लोगों का सपोर्ट भी है, लेकिन प्रैक्टिकली उसकी सीमाएं साफ दिखती हैं। रूरल एरियाज में उसकी प्रेजेंस बनी हुई है, मगर टेलीकॉम का ज्यादातर रेवेन्यू अर्बन मार्केट से आता है और वहीं BSNL सबसे ज्यादा कमजोर हो चुकी है। यहीं से कहानी अपने सबसे अनकंफर्टेबल सवाल तक पहुंचती है कि जब टेक्नोलॉजी गैप इतना बड़ा हो गया हो और कॉम्पिटिटर्स सालों आगे निकल चुके हो, तो BSNL वापसी कैसे करेगी। इसी सवाल ने
गवर्नमेंट को सोचने पर मजबूर किया। सवाल अब बीएसएनएल के प्रॉफिट का नहीं बल्कि इस बात का बन गया था कि क्या इंडिया एक स्ट्रेटेजिक टेलीकॉम बैकबोन खोने का रिस्क उठा सकती है। प्राइवेट नेटवर्क्स ज्यादातर कॉमर्शियल जरूरतों पर चलते हैं, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी, डिजास्टर रिस्पांस, रिमोट कनेक्टिविटी और सॉवरेंटी जैसे मामलों में गवर्नमेंट कंट्रोल्ड टेलीकॉम ऑपरेटर की अहमियत सरकार को साफ दिखने लगी। यही बीएसएनएल को सिर्फ लॉस मेकिंग पीएसयू नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक नेशनल एसेट के रूप में देखा जाने लगा। लेकिन टेलीकॉम की एक सच्चाई नजरअंदाज नहीं की जा सकती। एक जनरेशन पीछे रह जाना सिर्फ डिले नहीं होता बल्कि ये दिखाता है कि लोग अपनी आदतें बदल चुके हैं, नेटवर्क्स चुन चुके हैं और मार्केट आगे निकल चुका है। इसी समझ के साथ 2019 में गवर्नमेंट लगभग 69,000 करोड़ का पहला बड़ा रिवाइवल पैकेज लेकर आई, जिसका मेन गोल बीएसएनएल को इमीडिएट कोलैप्स से बचाना था। इसी फेज में वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम यानी वीआरएस लाई गई। उस वक्त बीएसएनएल में करीब 1.6 लाख एम्प्लॉइज थे, जिनमें से बड़ी संख्या लैंडलाइन एरा की लेगेसी वर्कफोर्स की थी। वीआरएस के तहत लगभग 80,000 एम्प्लॉइज ने कंपनी छोड़ दी, जिससे एम्प्लॉय स्ट्रेंथ आधे से भी कम रह गई। इसका सीधा असर सैलरी बर्डन पर पड़ा। ऑपरेशनल कॉस्ट कम हुए, डिसीजन मेकिंग कुछ हद तक स्ट्रीमलाइन हुई और बीएसएनएल को थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस मिल गई। लेकिन सरकार को जल्दी समझ आ गया कि सिर्फ कॉस्ट कटिंग से बीएसएनएल का रिवाइवल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टेलीकॉम में असली लड़ाई टेक्नोलॉजी की होती है। इसलिए 22 में लगभग 1.64 लाख करोड़ का दूसरा कहीं बड़ा बेल आउट पैकेज आया। इस बार फोकस सिर्फ सर्वाइवल पर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म रिवाइवल पर था। पैकेज में 4G स्पेक्ट्रम एलोकेशन, नेटवर्क एक्सपेंशन के लिए कैपेक्स सपोर्ट, डेट रीस्ट्रक्चरिंग और एसेट मोनेटाइजेशन जैसे सभी जरूरी स्टेप्स शामिल किए गए। पहली बार बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम एडमिनिस्ट्रेटिव रूट से दिया गया और इसके साथ इंडिजिनस इक्विपमेंट पर भरोसा करने का एक बड़ा स्ट्रेटेजिक फैसला लिया गया। मेक इन इंडिया पुश के तहत टीसीएस के साथ होम ग्रोन 4G स्टैक डेवलप करने की योजना बनी, ताकि फॉरेन डिपेंडेंसी कम हो और इंडिया की सॉवरेन टेलीकॉम कैपेबिलिटी तैयार हो सके। एग्जीक्यूशन शुरू हुआ, पायलट साइट्स लगे और 4G रोल आउट ग्राउंड पर दिखने लगा, लेकिन स्पीड अब भी प्राइवेट प्लेयर्स जैसी तेज नहीं हो पाई। इस पूरे प्रोसेस का एक बड़ा नतीजा ये रहा कि बीएसएनएल की ऑपरेशंस धीरे धीरे सुधरने लगी और FY23 में बीएसएनएल एबिटा पॉजिटिव हो गई, यानी पहली बार कोर ऑपरेशन से कैश जनरेट होने लगा। हालांकि बीएसएनएल अभी नेट प्रॉफिट में नहीं पहुंची है। इंटरेस्ट कॉस्ट, डेप्रिसिएशंस और पुरानी लायबिलिटीज अब भी भारी है, लेकिन लॉसेस की स्पीड अब साफ तौर पर कम हो गई है। अब सवाल 5G का है। गवर्नमेंट का प्लान साफ है, पहले पूरे देश में स्टेबल 4G नेटवर्क खड़ा करना और फिर उसी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पर 5G की तरफ बढ़ना। रोड मैप मौजूद है, लेकिन टाइमलाइन तेज नहीं है। ये स्ट्रेटजी रेस जीतने की नहीं बल्कि धीरे धीरे गैप कम करने की लगती है। वो कंपटीटर से एक पूरी जनरेशन पीछे चल रही है। तो क्या बीएसएनएल जियो या एयरटेल को बीट कर सकती है? सच कहें तो आज के नियर डुओपोली मार्केट में प्राइवेट प्लेयर्स से सीधी कॉमर्शियल लड़ाई जीतना आसान नहीं है। उनके पास बड़ा स्केल है, ज्यादा कैपिटल है, पूरा इकोसिस्टम है और यूजर्स की आदतें भी उनके साथ हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीएसएनएल बेकार हो चुका है। आज बीएसएनएल का रोल कंपटीशन से ज्यादा सपोर्ट का लगता है। रूरल और रिमोट एरियाज में कनेक्टिविटी देने में, गवर्नमेंट नेटवर्क चलाने में, बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर संभालने में और स्ट्रेटेजिक टेलीकॉम जरूरतों को पूरा करने में। और यही कहानी का फाइनल ट्रूथ सामने आता है कि बीएसएनएल का रिवाइवल कोई ओवरनाइट कमबैक नहीं बल्कि एक स्लो, कंट्रोल्ड और स्ट्रेटेजिक रीसेट है। बीएसएनएल शायद दोबारा मार्केट लीडर ना बने, लेकिन उसका रोल अब मार्केट शेयर से ज्यादा नेशनल इंपॉर्टेंस से तय हो रहा है और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टेक अवे है।